नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, उससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर आता है, जिसमें हम लोग पटना कलम को देख लिए हैं। अब उसके बाद से हम लोग उसी के आगे चलते हुए हम लोग मधुबनी चित्रकला को आज क्लियर करेंगे। और इसमें हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं कि बिहार मधुबनी जो चित्रकला है वो किस तरह से बिहार के चित्रकला को और ज़्यादा उन्नति दिया है और ज़्यादा ये आगे बढ़ाया है चित्रकला के क्षेत्र में। तो देखते हैं आज मधुबनी को लेकर के। चलिए, तो मधुबनी के बाद हम बात करते हैं। तो उसमें हम पहले बता दें कि मधुबनी जो है बिहार के उत्तरी दिशा में है। और मधुबनी जो वर्ड है उसमें दो वर्ड आते हैं, मधु और वन, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि मधु का मतलब शहद और वन का मतलब जंगल, यानी शहद का जंगल, जिसको मधुबनी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत ज़िला है बिहार के अंदर। ठीक है, इसमें मिथिलांचल हम लोग देख सकते हैं। इसमें माता सीता जी से संबंधित इसमें कुछ कहानी, रामायण से संबंधित इसमें कहानी आएंगे, इसको ध्यान में रख कर के हम लोग इस चित्रकला को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अपने घरों पे बनाते हैं, घरों के दीवारों पे बनाते हैं। फिर से नीचे जो चौकन पूरन हम लोग करते हैं शादी त्योहारों में, तो वो सारे चीज़ हम लोग करते हैं, इसी मधुबनी चित्रकला के ही देन है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके पास यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं इसी से संबंधित, इसके आगे मैं देखता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कला और संस्कृति का देश है। ठीक है, सही बात है। भारत हमेशा से कला और संस्कृति का देश रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मधुबनी पेंटिंग भारत और विदेशों में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। यानी जो मधुबनी पेंटिंग है आजकल विदेशों में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी पहचान बहुत अच्छी बनी है। ऐसा भी जितने भी पेंटिंग मधुबनी से संबंधित, मधुबनी चित्रकला से संबंधित जितने भी पेंटिंग है उसको पूरे विश्व लेवल पर उसको देखा जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जो मधुबनी चित्रकला है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना रही है। आगे बढ़ते हैं। इस चित्रकला की शैली को आज भी बिहार के कुछ हिस्सों में प्रयोग किया जाता है, खासकर मिथिला, चूँकि मिथिला वाले क्षेत्र में इस पेंटिंग की शैली का उत्पत्ति हुई। ठीक है, यानी मिथिला क्षेत्र में, और मिथिला क्षेत्र में ही मधुबनी जो पेंटिंग है उसकी उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे मिथिला चित्रों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समृद्धि और शांति के रूप में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन कलाओं की इस अनूठी शैली का इस्तेमाल महिलाएं अपने घरों और दरवाज़ों को सजाने के लिए किया करती थी। ऐसा क्यों किया करती थी? इसलिए कि यहाँ पे जो माता सीता जी थी वहाँ श्री राम जी का विवाह हुआ था, तो इसलिए उनके स्वागत में ऐसा किया करती थी। आगे बढ़ते हैं। 1930 से पहले मधुबनी क्षेत्र के बाहर कोई भी इस दुर्लभ सजावटी पारंपरिक कला को नहीं जाना जाता था। 1934 में बिहार को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा। मधुबनी क्षेत्र के ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर जो भारतीय कला और संस्कृति के बहुत शौकीन थे, उसने निरीक्षण के दौरान मधुबनी की क्षतिग्रस्त दीवारों पर इस अनूठी कला को देखा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1930 में मधुबनी जो चित्रकला है, यानी मधुबनी क्षेत्र से बाहर कोई भी इसकी दुर्लभ सजावट के रूप में पारंपरिक कला को नहीं कोई जानता था। उसके बाद से हुआ क्या कि 1934 में बिहार में बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा, जिसमें हुआ कि बहुत से मधुबनी क्षेत्र के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, विलियम जी आर्चर, जो भारतीय कला और संस्कृति के बहुत ही शौकीन थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान मधुबनी की जो क्षतिग्रस्त हुई थी दीवारें, उस पर कुछ इस तरह की पेंटिंग बनाया हुआ था, उनको वो निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने इसको अमल में लाया और इस कला को देखा। उसके बाद से हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। कुछ विशेष तथ्य क्या है उसको हम लोग आगे देखते हैं। चल, मधुबनी बिहार में एक जिला है जो बिहार के उत्तर दिशा में स्थित है, जो नेपाल से सीमा साझा करता है।
मधुबनी का अर्थ का विश्लेषण किया जाए तो मधु और बनी, जिसमें मधु का अर्थ है शहद तथा बनी शब्द से यानी वन यानी जंगल अर्थात शहद का जंगल। यह चित्रकारी मधुबनी जिले की स्थानीय कला है, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ठीक है, यानी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मधु और प्लस धन यानी मधु मतलब शहद और वन मतलब जंगल, यानी शहद का जंगल इसको देखा जाता है इसके रूप में। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, यह कला प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों, विवाह और जन्म के चक्र जैसे विभिन्न घटनाओं को चित्रित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग सामान्यतः भगवान कृष्ण, रामायण के दृश्यों जैसे भगवान की छवियों और धार्मिक विषयों पर आधारित है। इन चित्रों के मूल रूप से कमल के फूल, बॉस, ठीक है, बाँस, चिड़िया, सांप आदि कलाकृतियाँ भी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास की माने तो इस कला की उत्पत्ति रामायण युग में हुई थी। मधुबनी पेंटिंग की जो उत्पत्ति हुई थी रामायण युग में, ऐसा माना जाता है। जब माता सीता के विवाह के अवसर पर उनके पिताजी राजा जनक ने इस अनूठी कला से पूरे राज्य को सजाने के लिए बड़ी संख्या में कलाकारों का क्या किया, आयोजन किया था और बहुत अच्छे चित्रकारी उस पर बनाया गया था श्री राम जी के स्वागत में। आगे बढ़ते हैं। इनकी खास बात यह है कि मधुबनी पेंटिंग को प्राकृतिक रंगों के साथ चित्रित किया गया था। ठीक है, यानी मधुबनी जो पेंटिंग है उसको प्राकृतिक रंगों के साथ चित्रित किया जाता है, पहले भी चित्रित किया जाता था। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं पटना कलम की बात, तो पटना कलम जो चित्रकला शैली थी उसमें भी प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसमें गाय का गोबर और कीचड़ का उपयोग किया जाता था ताकि दीवारों में इन चित्रों को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट, कलाकारों ने अपनी कला में केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया, जिसमें हल्दी, पराग या चूना और नीले रंग को नील से इस्तेमाल किया करते थे। कुसुम फूल का रस, लाल रंग, चंदन और गुलाब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए कितनी प्राकृतिक चीज़ों को इसमें पटना कलम की से जो चित्रकला शैली थी उसमें भी लिया गया। मधुबनी जो चित्रकला हम लोग देख रहे हैं इसमें भी बहुत अच्छे से प्राकृतिक चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से इसका प्रयोग किया जा रहा है। मूल रूप से इन पेंटिंग को झोपड़ियों की दीवार पर किया जाता था, लेकिन अब यह कपड़े, हाथ से बने कागज़ और कैनवास पर भी की जाती है। यानी पहले क्या किया जाता था, पहले जो मिट्टी के घर हुआ करते थे उस पर चित्र बनाया जाता था मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आज भी हम लोग जब भी पटना शहर में जाते हैं तो वहाँ पे पटना के जितने भी दीवारें हैं वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मधुबनी पेंटिंग का प्रकार। फर्स्ट में है भूमि आकल्पन। ठीक है, भूमि आकल्पन। दूसरा है भित्ति चित्रकला। तीसरा है पट चित्रकला। एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें भूमि आकल्पन से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भूमि से संबंधित है, भूमि पर ही बनाया जाता होगा। चलिए देख लेते हैं। इस चित्रकला में पेंटिंग को भूमि पर बनाया जाता है। बिहार में चौका पूरन इसका उदाहरण है। जैसे हम लोग कोई भी त्यौहार होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे छठ पर्व आने वाला है तो उसमें हम लोग कोसी वगैरह जब हम लोग भरते हैं तो हमारी माताएं और जो भी बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, पहले चौका पूरती हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद से कोसी भरने का काम वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है और बहुत अच्छे गीतों के साथ उसको कोसी भरने का जो परंपरा है उसको बहुत अच्छा से किया जाता है। तो चौका जो पूरन किया जाता है तो एक छठ पूजा में ही नहीं किया जाता है, छठ पूजा के साथ साथ शादी विवाहों में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जितने भी हम लोग के हिंदू धर्म में विशेषतः जो भी फंक्शन होती है, जो भी त्यौहार होती है उसमें चौका पूरन का काम किया जाता है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, यानी हम लोग जो व्रत किया जाता है तो व्रत को एक विशेष स्थान उसको मान लिया जाता है। चौका जितना स्थान पे हम लोग बनाते हैं उसको पवित्र मान लिया जाता है और पवित्र सच में ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
जिसमें पूजा पाठ के समय कलश स्थापना की जगह बनाना अनिवार्य होता है। इसे मिथिलांचल से आश्विन या अरिपन कहा जाता है। इसको क्या कहता है? आश्विन या अरिपन कहा जाता है। केरल समेत दक्षिणी राज्य में भी ओणम त्योहारों के मौके पर अरिपन चित्रकला बनाई जाती है। और सिर्फ उत्तरी भारत में नहीं, मतलब बिहार की बात करें तो बिहार से ये निकलकर मधुबनी चित्रकला पूरे भारत में फैल गया है। और पूरे भारत की बात से अलग यदि हट के बात करें तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पर तो पहचान बना ही रही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि केरल के जो ओणम एक त्यौहार होता है उसमें भी यहाँ पे चौका पूरण का काम किया जाता है और कलश स्थापना का काम बिहार वगैरह में किया जाता है। और भारत के भी जहाँ जितने भी हिंदू समुदाय हैं वो अपने त्योहारों में इसको करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे भित्ति चित्रकला। इसके अंतर्गत चित्रकारी को दीवार पर उकेरा जाता है जो अन्य चित्रों की अपेक्षा कलात्मक एवं रचनात्मक होता है। इसमें चित्रकला को चिकनी मिट्टी, गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल के गोंद को मिला करके दीवार पर लिपाई की जाती है जिससे यह दीवार पर चिपका रहता है। ठीक है, यानी दीवार, ये भित्ति चित्रकला जो है, भित्ति चित्रकला में क्या किया जाता था कि जो मधुबनी चित्रकला है उसमें बहुत अच्छे से उस पर बारीकियों से बहुत ही महीन कार्य किया जाता था, बहुत अच्छे से उसको बनाया जाता था। चिकनी मिट्टी तथा गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल के गोंद को मिला दिया जाता था ताकि वो जो भी हम लोग उस पर लिखें वो बहुत अच्छे से चिपक जाए। मधुबनी शहर में एक स्वतंत्र कला विद्यालय मिथिला कला संस्थान की स्थापना 2003 में की गई थी, जो कि मधुबनी चित्रों के विकास और युवा कलाकारों का प्रशिक्षण के लिए है। यानी यहाँ पे एक विद्यालय भी है मधुबनी में जो युवाओं को इसके लिए जो रुचि है मधुबनी चित्रकला को करने के लिए, तो वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। मिथिला स्मिता एक ऐसा संगठन है जो कुछ उद्यमियों द्वारा बनाई गई एक संस्था बेंगलुरु में भी स्थित है। अब देखिए, ये बिहार से निकल कर के बेंगलुरु में भी एक संस्था है जो मधुबनी चित्रकला पे कार्य करते हैं। आगे देखते हैं पट चित्रांकन। इसमें क्या है तो पट चित्रकला कला का इतिहास समकालीन राजा शिव सिंह के काल से मिलता है। इसमें कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं तथा चित्र के चारों ओर तरफ बॉर्डर का होना अनिवार्य होता है। इन सभी चित्रों में तरह तरह के चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मिथिला चित्रकला को पूजा पाठ के अवसर पर ही बनाया जाता है। यानी इस तरह से जो हम लोग मिथिला चित्रकला को हम लोग देख रहे हैं, मधुबनी चित्रकला को देख रहे हैं, तो सामान्यतः पौराणिक कथाओं से तो संबंधित है, इसलिए कि यहाँ पे भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के द्वारा इसमें जिक्र आता है। और ऐसा मिथिलांचल में सीता जी जो थी उनकी शादी में पूरे राजा जनक हैं, पूरे अपने शहर में जितने भी चित्रकारी लोग थे उनको आयोजन किया था ताकि मधुबनी पेंटिंग को बहुत अच्छे से करके पूरे शहर को सजा दिया जाए उनके श्री राम जी के स्वागत के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो पौराणिक कथा से भी संबंधित है। उसके बाद से बिहार से हट करके ये अलग अलग भारत के हिस्सों में पहुंच रहे हैं। उसके बाद से इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना पहचान बना रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए कि ये जो मधुबनी जो चित्रकला है, पटना जो कलम चित्रकला है, ये हमारे एक बिहार का एक धरोहर के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं और ये अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे से पहचान बना रही हैं। ठीक है, मिटाते हैं, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं कुछ। चलिए, तो इसमें है कि मधुबनी कला केवल सजावट के लिए ही नहीं है, बल्कि क्योंकि इन चित्रों में से अधिकांश चित्र हिंदू देवी देवताओं को चित्रित करते हैं। जैसा मैंने कहा पहले कि श्री कृष्ण भगवान और भगवान श्री राम जी के पौराणिक कथाओं से संबंधित इसमें जिक्र किया गया है, तो देवी देवताओं को चित्रित करते हैं। और उसके बाद से जो कलाकार हैं वो हिंदू जो हैं वो देवताओं को चित्रित करके
पेड़ पर बनाते थे और अभी भी बनाते हैं, जिसके कारण लोग पेड़ को काटने से रुक जाते थे। देखिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने का भी संकेत है एक तरह से, बहुत अच्छी बात है। या फिर पेड़ों को काटना बंद कर देते हैं और इस तरह से जब पेड़ों पे देवी देवताओं के तस्वीर देखते थे तो वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं होती है इन लोगों की, जो पर्यावरण को दूषित करते हैं या पर्यावरण को काटते हैं। ठीक है। इस पारंपरिक मधुबनी कला को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो किया करती थी पहले, लेकिन आज चीज़ें बदल गई है और अब यह शैली न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के लोगों, खासकर अमेरिका और जापान के बीच बहुत लोकप्रिय हुई है। ठीक है। पहले जो ये हुआ करता था, मधुबनी चित्रकला जो हुआ करता था, ये अक्सर महिलाएं ही किया करती थी, लेकिन अब पुरुष वर्ग भी आ रहे हैं इसमें और पुरुष वर्ग भी इस चीज़ को सीख रहे हैं और मधुबनी जो चित्रकला है उससे संबंधित बहुत सारे संगठन भी खुले हैं जो इसको और आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इसमें संग्रहालय भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, यहाँ तक कि जापान में भी अलग अलग जगहों पे इसको बनाए गए हैं। इस पे रिसर्च भी हो रहे हैं। आगे देखते हैं। पेंटिंग को कमरों की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर और मरबा पर शादी में उपनयन, जिसको पवित्र थ्रेडिंग समारोह कहते हैं, जैसे उपनयन बोल सकते हैं उसके, जिसको पवित्र थ्रेडिंग समारोह बोलते हैं, जिससे मुंडन बोल सकते हैं उसको। और त्यौहार जैसे दिवाली और छठ में भी देख सकते हैं, आदि कुछ अवसरों पर किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा की भी चित्रित किए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि परिवार में समृद्धि और खुशी लाते हैं। ठीक है। कौन? तो ये चंद्रमा और सूर्य। सूर्य को हम लोग भगवान की श्रेणी में हम लोग रखते हैं और चंद्रमा को तो पता नहीं, हम लोग मामा ही बोलते हैं और भी क्या क्या बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। पेंटिंग को मिट्टी की दीवारें के अलावे अब कुशन, कैनवास, कागज़, कपड़े पर मधुबनी पेंटिंग को किया जाता है। और तो और अब बर्तनों और यहाँ तक कि चूड़ियों पर भी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। मधुबनी शैलियों में चित्रित वस्तुओं को मात्र सांकेतिक स्वरूप ही दिया जाता है, यानी इसमें संकेत एक दिया जाता है। संकेत के माध्यम से पूरी पेंटिंग को यदि देखा जाए एक एक करके तो एक कहानी बनती है और उस सांकेतिक जो चित्रित होती है उसको देखने से ही पता चल जाता है कि यह कुछ न कुछ कहानी ये कह रही हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जापान के लोग भारत की इस चित्रकला से बहुत परिचित हैं और यह कई अन्य देशों में प्रसिद्ध और सराही जाती है। एक मिथिला संग्रहालय जापान के निगाटा प्रांत में तोकामाची पहाड़ियों में स्थित एक टोक्यो हसेगावा की दिमागी उपज है। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें 15,000 अति सुंदर यानी बहुत सुंदर, अद्वितीय और दुर्लभ मधुबनी चित्रों के खजाने को स्टोर करके रखा गया है यहाँ पे जापान में। इस कला को समर्पित संगठन भारत के दुर्लभ कला के समर्थन में काम करने वाले संगठन है। भारत और विदेशों में मधुबनी चित्रों को संग्रह युक्त अनन्य गैलरी हैं। बेंगलुरु में, दिल्ली और बिहार के कई गैर लाभकारी संगठन है जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उससे संबंधित काम कर रहे हैं। यहाँ पे मधुबनी कलाकारों के साथ काम करने और उनकी सहायता करने के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक संस्कृति से जुड़े होने के कारण इसमें लोक संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह पूर्णतः महिला चित्रकारी है, मगर अब पुरुष वर्ग भी इसे बनाने लगे हैं। सर्वप्रथम 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यानी इसमें एक तरह से अब देखा जाए तो मधुबनी जो चित्रकला है वो अलग अलग संगठन अपने ढंग से, अपने तरीके से इसको बढ़ाने का काम कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय काम है और ये विश्व लेवल पर काम कर रही है। ये
विश्व लेवल पर काम कर रही हैं। और जो मैंने पहले भी बताया कि मधुबनी जो चित्रकला है उसमें से पहले महिलाएं ही काम करती थी, महिलाएं इस चीज़ को बहुत ही बारीकियों से काम करती थी, लेकिन अब पुरुष वर्ग भी इसमें आने लगे हैं और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसको ये पॉइंट फैक्चुअल है। आज़ादी के बाद मधुबनी कला की प्रदर्शनी जापान के तोकामाची शहर में आयोजित की गई थी, जिसके बाद मधुबनी पेंटिंग पर रिसर्च के लिए वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। भारतीय रेलवे ने सभी मधुबनी पेंटिंग को पहली बार किसी क्षेत्रीय कला के रूप में अपनाया है। पटना शहर की दीवारें, पटना जू की जो बाहर की दीवारें हैं, पटना जंक्शन, सभी जगह मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। बिहार सरकार की आवास जो मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। बिहार से होकर दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच को मधुबनी पेंटिंग से सजाकर पहली बार 22 अगस्त 2018 को दरभंगा से दिल्ली यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ फैक्चुअल डेट दिए हैं, उसको फैक्चुअल जो बातें हैं उसको थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ तक कि अब बिहार में जितने भी सभी ट्रेनें हैं उस पर मधुबनी पेंटिंग देखने को अब मिलेगा। बिहार में जितने भी सभी ज़िलों में जैसे जहाँ भी ट्रेन चलती हैं उसमें मधुबनी पेंटिंग को देखने को मिलेगा। मधुबनी रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूपेण पेंटिंग से सजवाया गया है और इसे भारत के सबसे सुंदर एवं स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में शामिल किया गया है। तो एक तरह से हम लोगों ने ये पूरे चीज़ को देखा, मधुबनी चित्रकला को, जो हमारे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारी धरोहर है, इसे हम कोशिश करें किसी न किसी रूप में, इसको कोशिश करें कि इसको और आगे ले जाए अपने लेवल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बिहार, जय हिंद।